हम लोग अपना सदन का प्रारंभ करते हैं जोरदार तालियों के साथ। अभी सदन में क्लास 6 से कि गणित से जो जुड़ा हुआ तथ्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब लोगों का ऐसा अनुमति रहा कि सर बीज गणित के बारे में बताया जाए, तो आज इस सदन में हम लोग बीज गणित का नियम को रखेंगे, अलजेब्रा को, और फिर लगातार अलजेब्रा 6 से 8 तक पढ़ जाएंगे। तो आज के इस सदन में आज पहला दिन है जब हम बीज गणित और बीज गणित से जुड़ी हुई बातों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। भाई हम सब मिलजुल करके बीज गणित को समझे। एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और गणित का इस शाखा का प्रयोग गणित के अन्य शाखाओं में होता है। गणित की इस शाखा का प्रयोग सिर्फ गणित के अन्य शाखाओं में नहीं होता है, जीवन के दूसरे भी क्षेत्रों में होता है। इसलिए गणित की महत्वपूर्ण शाखा जिसे हम लोग बीज गणित कहेंगे, अंग्रेजी में अलजेब्रा कहेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसे बीज गणित क्यों कहा जाता है, इसे अलजेब्रा क्यों कहा जाता है, और गणित की इस ब्रांच में हम किस प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और कहाँ हमें इस तरह की अवधारणा की आवश्यकता होती है, इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पूर्व इसको बता दिया जाए। तो गणित के इस शाखा का नाम अलजेब्रा क्यों है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर बीज गणित में हम किस प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उनके बीच होने वाली आपसे गणितीय संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गणित का इस शाखा का नाम हिंदी में क्या है? बीज। जिसको हम लोग व्यापक अंक गणित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? व्यापक अंक गणित। और अंग्रेजी में इसे कहा गया अलजेब्रा। तो बीज गणित का मतलब हुआ गणित का वह शाखा जिसमें हम बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। बीज समझते ना हो, सिर्फ हर पौधे के अलग अलग बीज होते हैं कि नहीं? तो शाब्दिक अर्थ यही आता है कि बीज गणित में हम बीज के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ एक्चुअल संख्याओं के बीज के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, संख्याओं के बीज रूप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आखिर संख्याओं को बीज संख्या क्यों कहते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले समझ लिया जाए गणित के यह शाखा जिसे हम लोग व्यापक अंकगणित भी कहें, बीज गणित भी कहें, अर्थात जहां पर संख्याओं को बीज रूप में स्वीकार किया जाता है। तो गणित के इस शाखा का पूर्णतः विकास भारत में हुआ है। लेकिन भारत से यह ज्ञान मोहम्मद अल-बेरूनी, मोहम्मद क्या नाम है? मोहम्मद अल-जबार अल-बेरूनी। मोहम्मद अल-बेरूनी अल-जबार उस अरब का गणितज्ञ है, और वह अरब का गणितज्ञ भारत में आता है और भारत में गणित के इस विकसित शाखा को देख करके बहुत प्रभावित होता है, और यहाँ से इसका कुछ ज्ञान लेकर के अपने देश में चला जाता है। फिर उससे ज्ञान जो है यूरोप में पहुंचता है। चूंकि यूरोप वालों को यही पता था कि बीज गणित का यह ज्ञान अलजेबार नामक गणितज्ञ मोहम्मद ख्वारिज़मी, अलजेबार ख्वारिज़मी अल-बेरूनी नाम है शायद, अल-बेरूनी ख्वारिज़मी अलजेबार, जो भी नाम उसी तरह का नाम। तो उन लोगों ने समझा कि गणित का इस शाखा का जो है जो परिचय चूंकि अल-बेरूनी के द्वारा होता है, इस कारण गणित के इस शाखा का नाम उन लोग क्या रख देता है? अलजेब्रा। लेकिन वास्तव में गणित के इस शाखा का विकास भारत में होता है।
अब भारत से ज्ञान वो हमें जाता है, उसके द्वारा वह ज्ञान यूरोप में प्रचारित होता है। यूरोप वाले लोगों को यह पता नहीं है कि अल्बेरूनी यह ज्ञान कहां से लेकर के आया है, लेकिन वो लोग अल्बेरूनी से इसको उत्पत्ति मान लेता है। इस कारण गणित की शाखा का नाम क्या रख देता है? अलजेब्रा। लेकिन हमारे यहाँ इस गणित को व्यापक गणित कहा जाता था, बीज गणित कहा जाता था। आधार संख्याएं जब बीज रूप में ली जाती है, अगर अलग अलग पौधों के आपको बीज दे दिए गए हैं तो क्या आप पहचान पाओगे किस वृक्ष का एक बीज है? अगर आपके पास पीपर का बीज हो, सरसों का बीज हो, मटर का बीज हो, तो क्या इन बीजों से यह स्पष्ट हो जाता है निश्चित रूप से किस पौधे का यह बीज रहे होंगे? नहीं। तो इन बीज में वो रहस्य छुपा हुआ है, वह पौधा अज्ञात रूप है। बीज के मतलब क्या होता है? जिसमें उसका विकसित स्वरूप अज्ञात रूप में बैठा हो। तब लेकिन अलग अलग बीजों को यदि माटी में उसको गाड़ दिया जाए, खुली हवा में छोड़ दिया जाए, समय समय पर पानी दिया जाए, तो उस बीज में से उस पौधे के अंकुरित होकर निकलने लगते हैं। और जब उनकी पौधे पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, उनके सभी अंग स्पष्ट हो जाते हैं, तो हम बता पाते हैं कि यह जो बीज था वह किस पौधा के था। गणित में भी बात कुछ इसी तरह की है। जो संख्याएं बीज रूप में है उनको गणितीय प्रक्रिया में लाते हैं, और गणितीय प्रक्रिया में लाने के बाद कुछ चरणों तक सफर करने के बाद अंत में वह पता चलता है कि जिस संख्या को हम बीज रूप में लिए थे वास्तव में किस अद्वितीय संख्या को रिप्रेजेंट करता है, या किस संख्या के बदले में आया है जो प्रारंभ में उसका मान ज्ञात नहीं था। तो ये रही अलजेब्रा का शाब्दिक अर्थ, और ये रहा अलजेब्रा इसको कहलाने के कारण। लेकिन वास्तव में गणित के इस शाखा का पूर्णतः विकास कहाँ होता है? भारत में। मैं कहूं कि आधुनिक गणित को भी आप ले ले, कैलकुलस को ले ले, तो गणित के करीब करीब सभी शाखाओं का विकास भारत में ही हुआ है। अब आप लोग पाइथागोरस पढ़ने को जानते हो, उनसे हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ पढ़ने विकसित हो चुका था चौथाई पढ़ने, जिसका उपयोग कारीगर लोग करते थे किले के निर्माण में, भवनों के निर्माण में। तो हमारे ही ज्ञान विज्ञान दूसरे देशों के द्वारा पेटेंट होकर चली आती है, और हम समझते हैं कि औरों का ज्ञान विज्ञान है, लेकिन वह मूल रूप से भारत से ही उत्पत्ति हुआ, भारत में उद्भव हुआ है। इसलिए गणित की इस महत्वपूर्ण शाखा को उतना ही तन्मयता के साथ अध्ययन करेंगे। ओके, तो आम गणित में हम किस प्रकार की संख्याओं का यूज करते हैं, और गणित में हम किस प्रकार की संख्याओं का उपयोग करेंगे, और उस वैसी संख्याओं के ऊपर गणितीय संक्रिया कैसे करेंगे, और कब हमें उस प्रकार की संख्याओं को उपयोग करने की आवश्यकता होती है, हमारे सामने कब कैसी परिस्थितियां होती है जब हमें बीजीय संख्याओं से उस परिस्थिति को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। तो आइए इनके बारे में हम लोग समझे। तो हमारे सामने संख्याएं जो है, अभी तक अंकगणित में हम वैसी संख्याओं के बारे में चर्चा किया था, या अंकगणित में उन संख्याओं पर हमने संक्रिया किया था, या गणितीय संक्रिया के नियम को जाना था जो संख्याएं अंकों में व्यक्त थे। तब हमारे सामने दो प्रकार की अब संख्याएं होगी। पहले ही से अंकों में व्यक्त संख्याओं से हमारा परिचय है। अब जो हमारा संख्याएं हमारे सामने आएगी उसकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी होगी, उसे अंकों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात गणित की वह संख्या, गणित की वह शाखा जिसमें हम दो प्रकार की संख्याओं को संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, एक चर संख्या और एक अचर संख्या। तो संख्याएं दो प्रकार की हैं, एक ज्ञात संख्या है और क्या है? अज्ञात। ज्ञात संख्या को हम लोग अचर संख्या भी बोल सकते हैं, और अज्ञात संख्या को क्या बोलते हैं? चर भी। अज्ञात संख्या को अक्षर संख्या भी बोलते हैं, अज्ञात संख्या को चर भी बोलते हैं, और अज्ञात को तो अज्ञात बोलते हैं। तो
हम दो प्रकार की संख्याओं की चर्चा करेंगे बीजगणित में। एक ऐसी संख्या जिसे हम लोग ज्ञात संख्या कहते हैं और एक ऐसी संख्या जिसे हम अज्ञात संख्या कहते हैं। ज्ञात संख्या का मतलब क्या हुआ? वह संख्या जिसका मान हमें मालूम है और वह संख्या जिसका मान प्रारंभ में हमें मालूम नहीं है। तो जिन संख्याओं का मान मालूम है उन संख्याओं को आप अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिन संख्याओं का मान ही नहीं मालूम है तो आप उसे अंकों में भला कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अर्थात संख्याएं दो प्रकार की होगी, अंकों में व्यक्त संख्या और अक्षरों में व्यक्त संख्या। कब अक्षरों में संख्या को व्यक्त करने की आवश्यकता होगी? जब संख्या का मान हमें निश्चित रूप से मालूम नहीं होगा। तो संख्याएं दो प्रकार का है, कौन कौन? ज्ञात संख्या और अज्ञात संख्या। क्या है? अंकों में व्यक्त संख्या। अंकों में व्यक्त संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञात संख्या। और इसका नाम क्या है? अचर। क्या नाम है? अचर। जिसमें बदलाव नहीं हो। जैसे 123, 900, 14, 40,645, ये सब कैसी संख्या है? All those numbers are known number because they are expressed in digits. They are expressed in digits, so we can tell what is the amount, what is the quantity expressed in the form of digit. What is the quantity of that number expressed in the form of digit? तो यहां पर देखिए 124 यह जो संख्या है 3 अंकों में व्यक्त है, यह 900 3 अंकों में व्यक्त है, यह 14 2 अंकों में व्यक्त है और यह क्या है? 40,645। ये सभी संख्याएं क्या है? तो अंकों में व्यक्त है, इसलिए 124 से हमारा क्या मतलब है? यानी कोई इकाई जो है वो 100 बार आया है, 20 बार आया है और 4 बार। अगर 900 है तो कोई इकाइयां कितनी बार आई है यह हमें मालूम है। अर्थात 124 से हमेशा 124 का ही बोध होता है। जब आप 124 कर रहे हैं तो कोई भी इकाइयां 100 है, 20 है और 4 है। अर्थात उस निश्चित संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें 3 अंकों की आवश्यकता है। अर्थात वह संख्या जो अंकों में व्यक्त हो, तो अंकों में व्यक्त संख्या का मान हमेशा निश्चित होता है। इस कारण हम लोग क्या कहते हैं? अचर संख्या। तो अचर संख्या क्या है? अंकों में व्यक्त। और क्यों इन्हें अचर कहते हैं? क्योंकि इनका मान कभी बदलता नहीं है। एक केवल एक और एक मान के लिए आते हैं। वह संख्या जिसे एक और केवल एक मान का बोध होता हो, वह संख्या जिसे एक और केवल एक मान का पता चलता हो, वह संख्या जो अंकों में व्यक्त हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अचर संख्या। ओके। लेकिन चर संख्या क्या है? अक्षर संख्या क्या है? अज्ञात संख्या क्या है? वेरिएबल्स क्या है? अर्थात तो वह संख्या जिसका मान प्रारंभ में मालूम नहीं हो, वह संख्या जिससे एक और केवल एक मान का बोध नहीं होता हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर संख्या। क्यों अक्षर संख्या कहते हैं? क्योंकि इन संख्याओं का मान मालूम नहीं है, इस कारण इन्हें अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और हमारी मजबूरी है कि ऐसी संख्याओं के साथ हमें गणितीय संक्रिया करनी है। इस कारण इन संख्याओं का मान प्रारंभ में मालूम नहीं होने के कारण इनको हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इस कारण ये अक्षर संख्या भी कहे जाते हैं। नहीं है। अर्थात बीजगणित क्या है? गणित का वह संख्या जिसमें चर और अचर दोनों प्रकार की संख्याओं को संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। गणित का वह शाखा बीजगणित। ओके, तो आप समझ गए। अब चलिए, हमारे पॉकेट में 140 रुपया है, तो आपने 140 लिख दिया, लेकिन हमारे इस पॉकेट के रुपया
और इसमें 20 रुपया है और इसमें कितना रुपया है मुझे मालूम नहीं है। तो हमारा इस पॉकेट का रुपया और इस पॉकेट में 20 रुपया है, तो इस पॉकेट के रुपया का योग कितना होगा? तो हमारा इस पॉकेट में प्रारंभ में कितना रुपया है ये मालूम नहीं, रुपया तो है ये मालूम है, रुपया है तो कोई ना कोई संख्या होगी, लेकिन कौन सी संख्या उसके साथ जुड़ी हुई है मालूम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे? हमारे इस पॉकेट में 20 रुपया है और इस पॉकेट में 40 रुपया है, तो हमारे इस पॉकेट में 20 रुपया है, इस पॉकेट में 40 रुपया है, तो दोनों पॉकेटों में रुपया का योग कितना होगा उसके लिए आप व्यंजक लिखिए। तो क्या लिखेंगे? 40-20 रुपया प्लस, आप यह चूंकि 20 रुपया और 40 रुपया अचर संख्या है तो इसको फट सुकून आप जोड़ के क्या कर देते हो। लेकिन अब स्थितियां ऐसी है कि हमारे इस पॉकेट में 20 रुपया है और इस पॉकेट में कितना रुपया है मालूम, तब दोनों पॉकेटों में रुपयों का योग को कैसे गणितीय रूप से व्यक्त करोगे? चलिए, हमारा इस पॉकेट में 20 रुपया है तो मालूम हो गया, लेकिन दूसरा पॉकेट में कितना रुपया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि दूसरा पॉकेट में कुछ रुपया है, तो निश्चित कोई ना कोई संख्या होगी। तो दूसरा पॉकेट में रुपयों की मात्रा को निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना ही ज्ञात है उसमें रुपया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो इस पॉकेट में 20 रुपया है, अब मान लो कि इस पॉकेट में जो भी रुपया रहा होगा उसको हम x y z कहेंगे। तो मान लो इस पॉकेट में 100 रुपया है और इस पॉकेट में कितना है 20 रुपया है, तो दोनों रुपयों को जो क्या लिखेंगे 20 प्लस 1। जहां पर x जो है वो कैसी संख्या है? ज्ञात संख्या है या अज्ञात संख्या है? समझे? अब चलिए, इनके पास कितना रुपया है मुझे मालूम नहीं है, इनके पास कितना रुपया मुझे मालूम नहीं है, इनके पास कितना रुपया ये भी नहीं मालूम है, लेकिन तीनों रुपयों का योग मुझे मालूम है। तो तीनों रुपयों का योग मान लेते हैं 200 है, लेकिन तीनों अलग अलग पॉकेट में कितना रुपया है मुझे मालूम नहीं है। तब इस स्थिति को गणितीय रूप से व्यक्त करने के लिए मान लेते हैं कि उनके पॉकेट में क्या है 100 रुपया है, दूसरे के पॉकेट में क्या मान लीजिए और तीसरे में क्या मान लीजिए, और तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योगफल हमें ज्ञात है। जिनको जोड़ने जा रहे हैं वो अज्ञात है, लेकिन इनका योगफल क्या है ज्ञात। तो यहाँ पर x y z का क्यों प्रयोग किए? क्योंकि प्रारंभ में उनके पॉकेट में अलग अलग रुपयों की मात्रा कितनी है यह मालूम नहीं है, सिर्फ इतना ही मालूम है कि उनके पॉकेट में रुपया है। तब इस स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या अंकों का प्रयोग करेंगे, अंकों में संख्याओं को व्यक्त कर सकेंगे या अक्षरों में व्यक्त करने की आवश्यकता होगी? अक्षरों में व्यक्त करने की। तो ऐसे जहां अज्ञात परिस्थिति है वहां पर उसका प्रारंभिक मान मालूम नहीं है, तो उन जगहों पर उन परिस्थितियों में उस परिस्थिति को गणितीय रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हमें संख्याओं को अक्षरों में व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अज्ञात संख्या, अक्षर संख्या, और क्या कहते हैं उसको? अक्षर संख्या। क्या कहते हैं? अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उस शाखा का नाम क्या हो गया? बीज गणित। तो बीज गणित क्या है यार? लिख लो। बीज गणित में क्या क्या बात करनी है वो लिख लो। गणित का वह शाखा, the branch of mathematics where we deal with variable and constant form। तो गणित का वह शाखा जिसमें ज्ञात और अज्ञात या क्या बोलेंगे अचर एवं चर। अचर माने न बदलने वाला, दोनों का अध्ययन किया जाता है।
उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? बीज गणित। अर्थात बीज गणित में कितने प्रकार की संख्याओं की बात करते हैं? कौन कौन? ज्ञात को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञात संख्या या अचर संख्या, या केवल अचर बोलेंगे? अचर संख्या को केवल, तो कैसी संख्याओं को ज्ञात संख्या और अचर संख्या कहते हैं? वह संख्या जो अंकों में व्यक्त हो। अब अंक हमारे पास कितना है? 10, जिसमें 1 से 9 को सार्थक अंक कहते हैं, 0 को सिर्फ अंक कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं? ज्ञात संख्या है अचर संख्या वह संख्या जो अंकों में व्यक्त हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, अचर संख्या या ज्ञात संख्या। उसे ज्ञात संख्या या अचर संख्या या केवल अचर कहा जाता है। ओके, तो दूसरी कौन संख्या के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग? अज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इसको अज्ञात संख्या बोले या इसको अक्षर संख्या बोले। क्योंकि इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अक्षर की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में किसी अक्षर का प्रयोग करते हो, और हिंदी वर्णमाला का नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आर्यभट्ट के समय में सब अक्षर के जगह मैंने हिंदी वर्णमाला के वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो अक्षर संख्या या अक्षर संख्या, अज्ञात संख्या या अक्षर संख्या या चर संख्या या चर, इन तीनों में, इस सब में तो कोई बोल सकते हो ना। तो क्यों कहते हैं इसे अज्ञात संख्या? क्योंकि इन अज्ञात क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मान प्रारंभ में मालूम। इन्हें अक्षर संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इन अज्ञात संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करके व्यक्त किया जाता है। इसे चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे कोई एक और एक मान नहीं जुड़ा होता है, या एक केवल निश्चित मान के लिए नहीं आ सकते हैं, एक कई मानों के लिए आ सकते हैं। ओके, तो वह संख्या जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त किया गया हो, वह संख्या जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चर। अज्ञात संख्या का है चर संख्या या केवल चर का है अक्षर संख्या। तो क्यों किसी संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है? क्योंकि उन संख्या का प्रारंभ में मान ज्ञात नहीं होता है, इस कारण उन्हें हम अंकों में व्यक्त करा करके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त करते हैं। ओके बेटा, तो अलजेब्रा में हम कितने प्रकार की संख्याओं की चर्चा करते हैं? कौन कौन? चर। अचर संख्या किसे कहते हैं? अंकों में व्यक्त संख्या को अचर संख्या और अक्षरों में व्यक्त संख्या को। आप इन्हें चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मान निश्चित या एक से अधिक मान के लिए आते हैं, इस कारण इनका मान बदलता है, इस कारण यह चर कहे जाते हैं। अर्थात अलजेब्रा में दो प्रकार की संख्याओं पर चर्चा करते हैं। कौन कौन?
ज्ञात संख्या और अचर संख्या और अंकों में व्यक्त संख्या और अक्षरों में। तो बीजगणित में हम दो प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करते हैं, यूज करते हैं ना, कौन? अंकों में व्यक्त संख्या और अंकों में व्यक्त संख्या और अक्षरों में व्यक्त संख्या। अंकों में किस संख्या को अंकों में व्यक्त करते हैं? जिस संख्या का मान प्रारंभ में मालूम हो, जो संख्या केवल एक और एक मान के लिए आता है। लेकिन वह संख्या जो एक से अधिक मान के लिए आता है उसे किसमें व्यक्त करना होगा? ओके, इतना समझ गया? नंबर एक्सप्रेस्ड इन डिजिट और नंबर एक्सप्रेस्ड इन लेटर। ओके, तो गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग चर और अचर दोनों संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बीजगणित कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कब अक्षर संख्या की व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आएगा जब हमें अक्षर संख्या को व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। तो घटनाओं को सामान्यीकरण करने के लिए, किसी मैथमेटिकल प्रतिरूप को दिखाने के लिए ऐसी परिस्थितियों में हमें अज्ञात संख्या या अक्षर संख्या की जरूरत पड़ती है। तो इन बातों को मैं लास्ट में समझाऊं कि हमारे सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आएगी जहां पर हम अक्षर संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है कि गणितीय पैटर्नों को, गणितीय प्रतिरूपों को या किसी घटना के सामान्यीकरण करना हो, इस परिस्थिति में हमें अक्षर संख्या की जरूरत होती है। ओके, अब चलिए एक मैं मॉडल रख रहा हूं। हमने एक एल बनाया, तो एक एल बनाने के लिए हमें कितने तीलियों की आवश्यकता होगी? हमने एक एल बनाया तो हमें ऐसे कितने चौक की आवश्यकता है? चलो, हमने दो एल बनाया, यहां पर लिख देते हैं एल की संख्या और तीलियों की संख्या। हमने दो माचिस, हमने माचिस के तीलियों का प्रयोग करके एल अक्षर बनाया। पहला अक्षर बनाया जब एल की संख्या, अक्षरों की संख्या एक है, तब हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी थी? अब चलो बाकी डेटा भरो, कौन आएगा यहाँ पर? जब हमें एक अक्षर दो बनाना पड़ेगा तब तीलियों की संख्या कितनी होगी? कौन बनाएगा? आओ आ जाओ, तुम लोग आओगे, आ जाओ। अब चलो, जब तीलियों की संख्या, एल की संख्या जब 3 होगी तो हमें कितने तीलियों की आवश्यकता होगी? आओ, चलिए, जब तीलियों की संख्या 4 होगी, एल की संख्या जब 4 होगी तो कितनी तीलियों की संख्या होगी? चलिए, जब एल की संख्या 5 होगी तब तीलियों की संख्या कितना होगी? चलिए, तो यहां पर देखिए, अक्षर एल की संख्या और उसके बनाने में प्रयुक्त तीलियों की संख्या के बीच में कोई पैटर्न है कि नहीं है? अगर एल की संख्या 1 है तो तीलियों की संख्या क्या है? 2 है। अगर एल की संख्या 2 है तो तीलियों की संख्या क्या है? यानी कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है? यहाँ पर 5 है तो कितना है? यहाँ पर 6 होगा तो कितना होगा? तो यहाँ पर इस पैटर्न को, या तो एक के लिए एक अक्षर एल के लिए, 2 अक्षर एल के लिए
3 एल के लिए, 4 एल के लिए, 5 एल के लिए, तो आप यह पता कर रहे हो। लेकिन हमको कितना भी एल बनानी हो तो उसके संगत जो तीलियों की संख्या होगी उसमें क्या रिलेशन देख रहे हो? दुगना है। लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हमें कितने एल बनाने की आवश्यकता है। यानी कि सभी एल को, अब यहाँ 1 के लिए रिपोर्ट है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, तो सभी संख्याओं को एक साथ उसके संगत तीलियों की संख्या क्या होगी, अर्थात एल की संख्या 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी होगा, तो एल की संख्या 2 से लेकर के तीलियों की संख्या 2 से लेकर के अनंत के बीच में सब होगा। तो सारी बातों को एक ही व्यंजक में समेट लेना चाहते हैं, अर्थात यहाँ पर पैटर्नों को हम व्यापक रूप में लिखना चाहते हैं। अर्थात वहां पर यहाँ पर तो फाइंड आउट किया गतिविधि के द्वारा, जब कभी भी हमें 50 एल बनानी हो तो कितना तीलियों की आवश्यकता होगी, 100 एल बनानी हो तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पर एल की संख्या और तीलियों की संख्या में एक पैटर्न है। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कितना एल बनाना है, मुझे मालूम, लेकिन यह मालूम है कि मुझे एल बनाना है, तो निश्चित है कि एल बनाना है तो कोई ना कोई संख्या होगी। अब कितना एल बनाना है मुझे मालूम, तो इसलिए हम यहाँ पर अक्षर संख्या का प्रयोग करेंगे। तो मुझे बताइए कि जब एल की संख्या कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, तो मान लो कि एल की संख्या हम कुछ भी लेते हैं, एन लेते हैं, ओके, तब प्रयुक्त तीलियों की संख्या क्या होगी, अब ये बताना है। यानी कि एल की संख्या और तीलियों की संख्या में रिलेशंस को आपको दिखाना है जेमलाइट फॉर्म में। तो मुझे बताइए कि जब यहाँ पर एन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या है, 1 गुने 2, यहाँ पर 2 है तो क्या है, 2 गुने 4, 2 गुने 4, 2 गुने 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है, 3 गुने 2, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या है। तो निश्चित है कि अगर जब तीलियों की संख्या n होगी, एल की संख्या जब n होगी तो उसको बनाने में प्रयुक्त तीलियों की संख्या क्या होनी चाहिए, n गुने 2। और n गुने 2 कैसे लिखते हैं हम लोग, 2n। तो यहाँ पर जब तीलियों की संख्या n हो तो सॉरी अक्षरों की संख्या n हो तो प्रयुक्त तीलियों की संख्या क्या होगी। तब यहाँ पर जो n है जिस संख्या का प्रयोग कर रहे हो वह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अर्थात तो वहां n का एक ही मान नहीं है, 1 से लेकर अनंत तक मान है, अर्थात n का मान बदल रहा है, इसलिए वहां पर जो अक्षर n है वह एक प्रकार की संख्या है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर संख्या। तो यहाँ पर घटनाओं को जनरलाइजेशन करने में, सामान्यीकरण करने में, या घटनाओं के बीच मैथमेटिकल पैटर्न को दिखाने में हम लोग किस संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, चर संख्या। ओके, अब चलिए फिर बताइए। अब चलिए दूसरा पैटर्न बनाते हैं। हम तीलियों का प्रयोग करके एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, देखिए एक स्क्वायर बनाए तो कितना तीली का हो सकता होगा, अब 2 स्क्वायर बनाए तो कितना तीली का हो सकता होगा, 3 स्क्वायर बनाए तो कितना हो सकता होगा, 4 स्क्वायर बनाए तो कितना हो सकता होगा। चलिए अब यहाँ पर वर्ग की संख्या और तीलियों की संख्या, क्या यहाँ पर पैटर्न है कि नहीं। यदि पैटर्न है उस पैटर्न को व्यापक रूप में हम कैसे दिखाएंगे, और जब दिखाना होगा तो हमें अंकों में व्यक्त संख्या नहीं बल्कि अक्षरों में व्यक्त संख्या का प्रयोग करना होगा। चलिए वर्गों की संख्या जब 1 है तो तीलियों की संख्या कितना है, 4, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। एक बताओ 2 के संख्या कितना होगा, कौन बताएगा, चलो तुम बताओ।
सही है? नहीं सर। देख लो जरा, देखो क्या होती है। वेरी फाइन। चलो जब हम ऐसे 3 को स्क्वायर बनाएंगे तो आप उसे कितने तीलियों की आवश्यकता होगा? कौन लिखेगा? चलो 4 जब बनाएंगे तो कितनी आवश्यकता होगा? कैसे कौन लिखेगा? 4 के लिए आजा तुम लोग दे रहे। चलो 4 5 6 को है ना, चलो बनाओ। वेरी फाइन। गलती एक सही है तो कौन सुधार सकता है इसको? गलती है ना? आजा सुधार लो, मेक इट करेक्ट। सही है। 4 के लिए गलत है ना? ठीक है 4 के लिए। 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए 16 ठीक है। 6 के लिए 6 के लिए 5 के लिए सही है। एक है तो 4 है ना, और 2 है तो कितना है? 7 है। 3 है तो कितना है? 10 है। 4 है तो कितना है? 13 है। 5 है तो कितना है? 16 है। 6 है तो कितना है? वेरी फाइन। तो यहाँ पर हम तीलियों की प्रयोग करके वर्ग बना रहे थे। तो एक वर्ग बनाया तो कितना तीली हुआ? 2 वर्ग बनाया तो कितना तीली लगा? 3 वर्ग बनाया तो कितना तीली लगा? क्या इसमें पैटर्न देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यानी कि वर्गों की संख्या अगर 1 है तो 1 का 3 गुना से 1 अधिक 4 हुआ। वर्गों की संख्या 2 है तो 2 के 3 गुना से 1 अधिक 7 हुआ। वर्गों की संख्या 3 है तो 3 के 3 गुना से 1 अधिक 10 हुआ। वर्गों की संख्या 4 है तो उसके 3 टाइम्स से 1 मोर कितना हुआ? 13 हुआ। क्या 3 टाइम्स 1 मोर देन 3 टाइम्स 5 16 हो गया। 1 मोर देन 3 टाइम्स 6 क्या हो गया? 19 हो गया। तो यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। अब हम सभी के लिए बात करना चाहते हैं। ये तो 6 स्क्वायर के लिए बात हुआ। इस तरह से आगे 7 के लिए कितना, 8 के लिए कितना, 9 के लिए कितना। लेकिन हमें पता नहीं है कि अगर हम वर्गों की संख्या कितनी ले, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वर्गों की संख्या जितनी भी लेंगे, तीलियों की संख्या उसमें कितनी लगेगी, एक नियम है। अब इसी डेटा को आप फॉलो करें। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉलो करके ये एन। अब एन मतलब क्या? कितना भी वर्ग हो सकता है? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग कुछ होता है। तो एन वर्गों को बनाने में प्रयुक्त तीलियों की संख्या कितना होगा? यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या है उसके 3 गुना से 1 अधिक। तो क्या होगा बोलो? 3 गुने n प्लस क्या हो जाएगा? 1। दैट इज 3n प्लस 1। यानी कि जो भी आप वर्गों की संख्या आपको पता होगा तो संगत तीलियों की संख्या क्या होगा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अज्ञात संख्याओं की प्रयोग करने की आवश्यकता कब पड़ी? जब हम गणितीय प्रतिरूप को सामान्य रूपों में व्यक्त कर रहे थे, जब गणितीय प्रतिरूपों को जनरलाइज फॉर्म में व्यक्त कर रहे थे, है ना? तब यहाँ पर n का मतलब हुआ कि प्रारंभ में हमें नहीं मालूम है कितने वर्ग बनानी है, लेकिन जितने भी वर्ग बनानी है उसके लिए जो आवश्यक तीलियों की संख्या होगा उसके बीच एक पैटर्न है। तो इस तरह से इन सब परिस्थितियों में यहाँ पर n जैसी संख्याओं का जो प्रयोग कर रहा है वो कौन संख्या है? चर संख्या। क्योंकि यहाँ पर n का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें n का मान अगर मालूम हो जाए तो उसके संगत तीलियां कितनी आवश्यकता होगी वर्ग बनाने में यह भी मालूम हो जाएगा। अर्थात हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती है, जब घटनाओं को सामान्यीकरण करना होता है, गणितीय प्रतिरूपों को सामान्यीकरण करना होता है, मैथमेटिकल पैटर्न को जनरलाइज फॉर्म में व्यक्त करना होता है, तो वहां पर हमें
कैसी संख्याओं की आवश्यकता जब पड़ती है? अक्षर संख्याओं की, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में व्यक्त संख्याओं की, वहां पर चर संख्याओं की, है ना। तो हम सदन को समाप्त करने के पहले जिनके बारे में चर्चा हुई है उनको संक्षिप्त रूप से मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आज हम गणित के नया शाखा बीज गणित है जिसका हमने आज नींव डाला है, और इस गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर दोनों प्रकार की संख्याओं को और उनके संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बीज गणित कहलाता है, जिसे हम व्यापक अंकगणित भी कहते हैं। गणित की इस शाखा का पूर्णतः विकास भारत में हुआ है, लेकिन भारत का यह ज्ञान मोहम्मद अल बैरूनी ख्वारिज़मी के द्वारा यह ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके अरब गया और अरब के द्वारा यूरोप तक प्रचारित हुआ, जिस कारण उस ज्ञान को अल बैरूनी के द्वारा जो है उत्पत्ति को मानते हैं, इस कारण उन लोगों ने उसे अलजबरा कहा, है ना। तो अलजबरा में हम दो प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करते हैं, चर संख्या और अचर संख्या। वह संख्या जो अंकों में व्यक्त है उसे अचर कहते हैं, क्योंकि उनसे निश्चित मान का बोध होता है। अक्षरों में व्यक्त संख्याओं को हम लोग चर संख्या कहते हैं, क्योंकि वो एक से अधिक मान के लिए आते हैं। और जब हमें कोई भी प्रतिरूप को सामान्यीकरण करनी होती है, समान रूपों में व्यक्त करनी होती है, तो वहां पर हमें अक्षर संख्या की आवश्यकता होती है। और अक्षर संख्या का प्रयोग करके दो उदाहरणों में आपने देखा गणितीय प्रतिरूप को हमने कैसे व्यक्त किया। आज इतना ही बात के साथ कल के सदन में बीजगणित के बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी।